विक्रेता कंपनी की पुस्तकों को बंद करने के लिए खोले जाने वाले खाते। जब कंपनियों का एकीकरण होता है तो एक कंपनी अपने व्यापार को किसी नई कंपनी को या किसी स्थापित कंपनी को एकीकरण के लिए विक्रय कर देती है और ये विक्रेता कंपनी अपने व्यापार को विक्रय करने के बाद जो लेखांकन करेगी वो लेखांकन करेगी पुस्तकों को बंद करने के लिए। पुस्तकों को बंद करने के लिए विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में जितने भी शेष हैं उन सब शेषों में से जो संपत्तियों और दायित्वों के शेष हैं उन शेषों को वसूली खाते में पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है तथा जितने भी लाभ हानि के शेष हैं, संचय हैं, उन सबको इक्विटी अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। इक्विटी अंश पूंजी को इक्विटी अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है और पूर्वाधिकार अंश पूंजी को पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। इनका प्रभाव ये होता है कि कंपनी की पुस्तकों में जो भी शेष दे रखे या जो भी खाते खुले हुए हैं वे सब खाते बंद हो जाएंगे और उनके स्थान पर वसूली खाता खुल जाएगा। क्रय प्रतिफल देय होने पर जब व्यापार को विक्रय किया है तो विक्रेता कंपनी इस विक्रय के बदले में क्रय प्रतिफल प्राप्त करेगी और ये क्रय प्रतिफल जब देय होगा तो क्रेता कंपनी के खाते को डेबिट करेगी और वसूली खाते को क्रेडिट करेगी। इसके बाद जब क्रय प्रतिफल प्राप्त होगा तो क्रेता कंपनी से जो भी प्राप्त होगा उन सब खातों को डेबिट कर दिया जाएगा तथा क्रेता कंपनी का खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो भी इक्विटी अंश या पूर्वाधिकार अंश या ऋण पत्र या नगद राशि नई कंपनी से प्राप्त हुए हैं उन सबको डेबिट कर दिया जाएगा और क्रेता कंपनी के खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद ये जो क्रेता कंपनी से इक्विटी अंश या पूर्वाधिकार अंश या ऋण पत्र या नगद प्राप्त किया है इन सबको भुगतान के रूप में इक्विटी अंशधारियों को और पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाएगा, जिसके लिए इक्विटी अंशधारियों का खाता डेबिट और उनको जो भी दिया है क्रेता कंपनी के इक्विटी अंश दिए हैं तो वो क्रेडिट, क्रेता कंपनी के पूर्वाधिकार अंश दिए हैं तो वो क्रेडिट, क्रेता कंपनी के ऋण पत्र दिए हैं तो वो क्रेडिट और नगद दिया है तो वो क्रेडिट। यानी इक्विटी अंशधारियों को जो भी दिया है वो सब क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इक्विटी अंशधारियों का खाता डेबिट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से पूर्वाधिकार अंशधारियों का खाता डेबिट कर दिया जाएगा और पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो भी दिया है वो सब खाते क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इन सब का प्रभाव ये होगा कि क्रय प्रतिफल देय होने पर उस राशि को वसूली खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है। वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष पर क्रय प्रतिफल देय होने पर लिख दिया जाएगा बाय परचेजिंग कंपनी अकाउंट। यानी क्रय प्रतिफल देय होने पर परचेजिंग कंपनी डेबिट और वसूली खाता क्रेडिट किया जाएगा और प्राप्त होने पर जो प्राप्त हुआ है उन सबको डेबिट किया जाएगा और परचेजिंग कंपनी का खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इक्विटी अंशधारियों और पूर्वाधिकार अंशधारियों को इन सब प्राप्त अंशों, ऋण पत्रों और नगद राशियों का भुगतान करने पर इनके खाते भी बंद हो जाएंगे। यानी विक्रेता कंपनी की पुस्तकें बंद करने के लिए जो मुख्य रूप से जिन खातों को या बैलेंसों को हस्तांतरित करके बंद किया जाएगा उनमें जो मुख्य हैं वो है वसूली खाता, इक्विटी अंशधारियों का खाता, पूर्वाधिकार अंशधारियों का खाता।
इन 3 खातों के माध्यम से लगभग सभी खातों को बंद करते हुए विक्रेता कंपनी की पुस्तकें बंद कर दी जाएगी और साथ ही जो क्रेता कंपनी से जो भी प्राप्त हुआ है उनको इक्विटी अंशधारियों को देते हुए उनके खातों को भी बंद कर दिया जाएगा। यानी संपत्तियों के खातों को बंद करने के लिए संपत्ति खाते के डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी और इसे पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरीके से दायित्वों के खाते में बाय बैलेंस बीडी और इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो लाभों के शेष हैं, रिजर्व्स हैं, इन सब के लिए क्रेडिट पक्ष पर बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा और इसे इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी जो भी लाभों के शेष है उनको बाय बैलेंस बीडी, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे प्रॉफिट का कोई अन्य शेष हो, इन सब के खाते में लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और हानियों के जो शेष हैं, चाहे वो लाभ हानि खाते का शेष हो या अन्य कोई हानि हो, उसके डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी और इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। इक्विटी अंश पूंजी को इक्विटी अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यानी इक्विटी अंश पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी और इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और पूर्वाधिकार अंश पूंजी को पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी और इसे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद जो नया खाता खुलेगा वो होगा वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, और एक खाता खुलेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और एक खुलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में पुस्तक मूल्य पर जो भी संपत्तियां हैं उन सबको लिखा जाएगा। यानी रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा सभी संपत्तियों को अलग अलग टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, और क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। इसके बाद क्रय प्रतिफल देय होने पर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा बाय परचेजिंग कंपनी। इसके बाद किसी संपत्ति या दायित्व को नई कंपनी ने नहीं लिया है और उसको उसके पुस्तक मूल्य से कम या ज़्यादा भुगतान किया है, तो ये कम या ज़्यादा भुगतान की राशि लाभ या हानि कहलाएगी और इसको भी वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इन सब मदों को लिखने के बाद वसूली खाता यदि क्रेडिट शेष बताता है तो ये होगा लाभ और डेबिट शेष बताता है तो ये होगी हानि। इसको इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करके बंद कर दिया जाएगा। यानी लाभ है यानी क्रेडिट शेष ज़्यादा है तो उसे वसूली खाते के डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और हानि है यानी डेबिट शेष ज़्यादा है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और इसके बाद वसूली खाते को बंद कर दिया जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जितने भी लाभ और हानियों के शेष हैं और इक्विटी अंश पूंजी है उन सबको इक्विटी अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और इक्विटी अंशधारियों को जो क्रेता कंपनी से जो इक्विटी अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र या नगद प्राप्त हुआ है उसमें से जो इक्विटी अंशधारियों को दे रहे हैं विक्रेता कंपनी के, उन सबको भी इक्विटी अंशधारियों के खाते में डेबिट कर दिया जाएगा भुगतान के रूप में। यानी इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट पक्ष पर आ जाएंगे इक्विटी अंश पूंजी और सभी लाभों के शेष, साथ ही वसूली खाते का यदि लाभ है तो। यानी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, बाय कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बाय P&L अकाउंट, बाय एनी प्रॉफिट बैलेंस अकाउंट। ये सब लाभों के शेष और इक्विटी अंश पूंजी इक्विटी शेयर होल्डर खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिख दिए जाएंगे। साथ ही अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता लाभ दिखा रहा है, तो उसे भी इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट में लिख दिया जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट पर लिख दी जाएगी जितने भी हानियों के शेष हैं, टू P&L अकाउंट, टू एनी लॉस अकाउंट। और इसके बाद इक्विटी अंशधारियों को जो भी भुगतान किया जा रहा है, यानी क्रेता कंपनी के इक्विटी अंश, क्रेता कंपनी के पूर्वाधिकार अंश, क्रेता कंपनी के ऋण पत्र, नगद राशि, इन सबको इक्विटी अंशधारियों के डेबिट पक्ष पर लिख दिया जाएगा। और इन सब मदों को लिखने के बाद इक्विटी अंशधारियों का खाता बंद हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई शेष नहीं दिखाएगा। पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते के क्रेडिट पक्ष पर पूर्वाधिकार अंश पूंजी को लिख दिया जाएगा बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और डेबिट में पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो भी भुगतान किया गया है उनको लिख दिया जाएगा, यानी टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी, टू डिबेंचर इन परचेजिंग कंपनी, टू बैंक अकाउंट। जो भी पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान के रूप में दिया गया है, उन सबको पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में डेबिट में लिखकर इस खाते को बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके से विक्रेता कंपनी की पुस्तकें एकीकरण के दौरान व्यापार का विक्रय करने पर इन खातों के माध्यम से बंद कर दी जाएगी। इसके बाद एकीकरण के लिए क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एकीकरण के पश्चात जो चिट्ठा बनाया जाएगा, उस चिट्ठे में व्यापार क्रय करने के दौरान जो संपत्तियां और जो दायित्व क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की क्रय की है, उन सब संपत्तियों और दायित्वों के शेषों को अपनी पहले से खुली हुई संपत्तियों और दायित्वों के शेषों के साथ शामिल करते हुए अपने चिट्ठे में दिखा देगी। साथ ही क्रेता कंपनी ने जो विक्रेता कंपनी को क्रय प्रतिफल के भुगतान के रूप में जो अपने इक्विटी अंश दिए हैं, उनको शेयर कैपिटल शीर्षक में इशूड शेयर कैपिटल के अंतर्गत उन इक्विटी अंशों को दिखा देगी। और अगर पूर्वाधिकार अंश दिए हैं तो इन पूर्वाधिकार अंशों को भी शेयर कैपिटल हेडिंग के अंतर्गत इशूड कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर के रूप में दिखा देगी। अगर ऋण पत्र दिए हैं भुगतान में क्रय प्रतिफल के, तो इन ऋण पत्रों को सिक्योर्ड लोन के रूप में डिबेंचर्स को दिखा देगी। इसके अलावा यदि कोई संपत्तियां और दायित्व जो विक्रेता कंपनी से क्रेता कंपनी ने व्यापार क्रय करते समय प्राप्त किए हैं, उनका शेष क्रेता कंपनी की पुस्तकों में पहले से न दे रखा हो, तो उनका नया खाता खोलकर इन्हें क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में सम्मिलित कर लेगी। और जो अंतः कंपनी व्यवहार हैं, उनको कॉन्ट्रा एंट्री के माध्यम से यानी विपरीत प्रविष्टि के माध्यम से उन खातों के प्रभाव को समाप्त कर देगी। यदि वैधानिक संचय है तो वैधानिक संचय को रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में शामिल कर लेगी। यदि इक्विटी अंशों या पूर्वाधिकार अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया है तो इसे रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में दिखा देगी। और वैधानिक संचय यदि लिए हैं एकीकरण के फलस्वरूप, तो इन वैधानिक संचयों को भी रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में दिखा देगी स्टेटरी रिजर्व्स। स्टेटरी रिजर्व्स में सामान्यतया विनियोग सहायता संचय,
पूंजी विनियोग सहायता संचय, निर्यात सहायता संचय, विकास छूट संचय, विनियोग छूट संचय। ये संचय कानूनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कानूनन अनिवार्य रूप से कंपनियों को बनाना होते हैं और इसलिए इन संचयों को वैधानिक संचय कहा जाता है। क्रय प्रतिफल की स्थिति में क्रेता कंपनी को इन संचयों को अनिवार्य रूप से क्रय करना ही होता है और इन संचयों को जब क्रेता कंपनी क्रय करती है तो अपने चिट्ठे में दायित्व पक्ष पर इन्हें रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में स्टेटरी रिजर्व के नाम से दिखाती है और इस स्टेटरी रिजर्व के लिए चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर गैर चालू संपत्ति शीर्षक में अमेलजेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से खाता दिखाती है स्टेटरी रिजर्व की राशि के बराबर, यानी अमेलजेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट यानी एकीकरण समायोजन खाता। ये दिखाया जाएगा चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर गैर चालू संपत्ति के रूप में स्टेटरी रिजर्व की राशि के बराबर। यानी स्टेटरी रिजर्व को जब क्रेता कंपनी क्रय करती है तो उसकी प्रविष्टि यही की जाती है अमेलजेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू स्टेटरी रिजर्व। स्टेटरी रिजर्व को तो रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में दायित्व पक्ष पर दिखा दिया है और अमेलजेमेशन एडजस्टमेंट को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर गैर चालू संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। इसके अलावा अन्य कोई संपत्तियां, दायित्व या लाभ हानि के शेष अगर कंपनी ने लिए हैं तो लाभ हानि के शेषों को विलय की प्रकृति का यदि एकीकरण है तो लाभ हानि के शेषों को संबंधित रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में प्लस या माइनस करके दिखाया जाएगा। यदि लाभ के शेष है तो रिजर्व एंड सरप्लस में प्लस करके दिखाया जाएगा और यदि हानि के शेष है तो रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस करके दिखाया जाएगा या एसेट साइड में गैर चालू संपत्ति शीर्षक के रूप में या फिक्टिशियस एसेट्स कृत्रिम संपत्ति शीर्षक के रूप में इनको दिखाया जाएगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कंपनियों के एकीकरण के दौरान है वो है लेखा मानक 14। कंपनियों के एकीकरण के लिए जो लेखांकन किया जाएगा उसके लिए 1 अप्रैल 95 या उसके बाद जो भी कंपनियों का एकीकरण हुआ है उन पर लेखा मानक 14 के प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे। यानी 1 अप्रैल 95 या इसके बाद कंपनियों का एकीकरण हुआ है तो उसके लिए लेखा मानक 14 पूरी तरह से लागू होगा। लेखा मानक 14 को भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये बनाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी लेखांकन मानक बोर्ड। इस लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा लेखा मानक जारी किए जाते हैं और कंपनियों के एकीकरण के लिए जो लेखा मानक जारी किया है वो लेखा मानक है 14 नंबर का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लागू है कंपनियों के एकीकरण के लिए। ASB से मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, लेखांकन मानक बोर्ड। ICAI से मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया है और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड लेखा मानक जारी करता है और ये लेखा मानक कंपनियों के लेखांकन पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। और यहाँ पर लेखा मानक 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लागू है कंपनियों के एकीकरण के लिए लेखांकन पर। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में एकीकरण से संबंधित कई मदों के अर्थ स्पष्ट किए गए हैं
और उन्हीं के आधार पर एकीकरण का लेखांकन करते समय उनका ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें क्रेता कंपनी, विक्रेता कंपनी, प्रतिफल, उचित मूल्य, हितों की एकत्रीकरण विधि, विलय की प्रकृति का एकीकरण, क्रय की प्रकृति का एकीकरण आदि मदों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। यहाँ विक्रेता कंपनी जो एकीकरण के लिए अपने व्यापार को किसी नई कंपनी को या किसी स्थापित कंपनी को अपने व्यापार का विक्रय करे। क्रेता कंपनी जो एकाधिकार के लाभ प्राप्त करने के लिए अपने जैसा व्यापार करने वाली दूसरी कंपनी या दूसरी कंपनियों के व्यापार को क्रय कर ले। और प्रतिफल जो क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को भुगतान किया जाएगा वो कहलाएगा प्रतिफल। और इस प्रतिफल में क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को जो जो देगी उनमें क्रेता कंपनी के इक्विटी अंश, क्रेता कंपनी के पूर्वाधिकार अंश, क्रेता कंपनी के ऋण पत्र, क्रेता कंपनी के द्वारा भुगतान की गई नगद राशि या अन्य किसी संपत्ति के रूप में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को भुगतान किया जा सकता है। और जो जो भी भुगतान क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को किया गया है वो सब कहलाएगा क्रय प्रतिफल। इसके अलावा उचित मूल्य जो क्रेता कंपनी और विक्रेता कंपनी के मध्य निर्धारित शर्तों के अनुरूप तय हो कि इस मूल्य पर व्यापार का क्रय या विक्रय किया जाएगा या एकीकरण किया जाएगा वो कहलाएगा उचित मूल्य। और हितों की एकत्रीकरण विधि, इसमें यदि एकीकरण विलय की प्रकृति का है, विलय की प्रकृति से मतलब कंपनी की समस्त संपत्तियों और दायित्वों को व कंपनी के समस्त लाभों और हानियों के शेषों को क्रेता कंपनी द्वारा क्रय कर लिया जाए। अपने अंदर जिस रूप में विक्रेता कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियों, दायित्वों, लाभों और हानियों के शेषों को दिखा रखा है उसी रूप में प्राप्त कर लिया जाए तो ये होगी विलय की प्रकृति वाला एकीकरण। इसे हितों की एकत्रीकरण विधि में स्पष्ट किया गया है। यानी यहाँ हमने कंपनियों के एकीकरण जो यूनिट 5 में है, निगम एवं प्रबंधकीय लेखांकन, कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर फर्स्ट, थर्ड ईयर कॉमर्स का, और इसमें हमने आज जो पढ़ा है विक्रेता कंपनी की पुस्तकें बंद करने के लिए खोले जाने वाले खाते, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एकीकरण के पश्चात चिट्ठा और लेखा मानक 14। इस लेखा मानक 14 में दिए गए प्रावधानों के आधार पर ही एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाएगा या एकीकरण से संबंधित लेखांकन करने के लिए लेखा मानक 14 का पूरा ध्यान रखा जाएगा।